नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, श्याम ने 3600 रुपए के 2 मोबाइल फ़ोन खरीदे। एक मोबाइल फ़ोन 50% लाभ पर बेचा और दूसरे को 25% हानि पर बेचा जाता है, और श्याम को पूरे लेन देन में ना कोई लाभ ना कोई हानि होती है। तो मोबाइल फ़ोन के लागत मूल्य के बीच क्या अंतर है। हमें क्या निकालना है, दोनों मोबाइल फ़ोन के लागत मूल्य के बीच अंतर निकालना है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दोनों मोबाइल फ़ोन का हमें कुल लागत दिया हुआ है 3600 रुपया, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक मोबाइल फ़ोन को 50% लाभ पे बेच रहा है, दूसरे को 25% हानि पे बेच रहा है, और पूरे लेन देन में ना उसे कोई लाभ हो रहा है और ना ही हानि हो रहा है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि उसे 0% का लाभ हो रहा है, ना उसे कोई लाभ हो रहा है पूरे लेन देन में, ना कोई हानि हो रहा है। इसका मतलब क्या हो सकता है, 0% का उसे लाभ हो रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि एक पे 50% का लाभ हो रहा है, दूसरे पे 25% का हानि हो रहा है, और ओवरऑल उसे 0% का लाभ हो रहा है। तो जब हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारा नीचे रेशियो प्राप्त होगा, रेशियो किसका प्राप्त होगा, हम लाभ या हानि किस पे काउंट करते हैं, सीपी पे। तो देखिए बटे में हमारा क्या है, सीपी है। तो जब हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा, सीपी का रेशियो निकल के आएगा। अब देखिए एक पे उसे 50% का लाभ हो रहा है, एक पे 50% का लाभ हो रहा है, दूसरे पर 25% का हानि हो रहा है, और ओवरऑल उसे 0% का लाभ हो रहा है। तो देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे, तो जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो बड़े में से हम छोटे को माइनस करते हैं। तो देखिए यहाँ हमारा क्या है, माइनस का 25, और यहाँ क्या है, 0 है। तो देखिए माइनस के 25 से 0 क्या है, बड़ा है। तो हम 0 में से माइनस करेंगे माइनस का 25, 0 में से हम माइनस करेंगे माइनस का 25, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। उसके बाद इस 0 से 50 क्या है, बड़ा है, प्लस का 50 बड़ा है, तो हम 50 में से 0 माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 25 से काटेंगे तो यहाँ से हमारा रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, रेशियो निकल के आ जाएगा 1:2। अब देखिए पहले मोबाइल फ़ोन का अगर लागत मूल्य 1 यूनिट होगा तो दूसरे मोबाइल फ़ोन का लागत मूल्य क्या होगा, 2 यूनिट। यानी यहाँ से हमारा टोटल लागत मूल्य क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा टोटल लागत मूल्य निकल के आ गया 3 यूनिट, और हमें क्वेश्चन में टोटल लागत मूल्य क्या दिया, 3600 रुपया। यानी इस 3 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 3600 रुपया दिया हुआ है, और हमसे पूछ क्या रहा है, दोनों के लागत मूल्य का अंतर पूछ रहा है। तो देखिए एक का लागत मूल्य 1 यूनिट है, तो दूसरे का लागत मूल्य कितना है, 2 यूनिट। यानी यहाँ अंतर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। अब देखिए हमें 3 यूनिट का वैल्यू पता है, तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 यूनिट का वैल्यू कितना है, 3600 रुपया, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, 1200 रुपया हो जाएगा। यानी दोनों के लागत मूल्य के बीच का अंतर क्या निकल के आ गया, 1200 रुपया निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1200 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, घोल में सिरका और पानी 5:3 के अनुपात में है। घोल का कितना हिस्सा निकाल कर उसी जगह पानी मिला दिया जाए, जिससे कि घोल में सिरका और पानी बराबर मात्रा में हो जाए। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में एक घोल दिया हुआ है जिसमें हमें सिरका और पानी का रेशियो दिया है। हमें क्वेश्चन में सिरका और पानी का रेशियो क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में सिरका और पानी का रेशियो दिया हुआ है 5:3 दिया हुआ है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है कि घोल का कितना हिस्सा निकाल कर उसी जगह पानी मिला दिया जाए, जिससे कि घोल में सिरका और पानी बराबर मात्रा में हो जाए। यानी हम इसका कितना हिस्सा निकाल कर और उसके जगह हम पानी मिला दे, जिससे एक हमारा नया घोल बन के आए, उसमें सिरका और पानी का मात्रा क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यानी सिरका और पानी का रेशियो क्या हो जाए, 1:1 हो जाए। तो देखिए हम मान लेते हैं कि इस घोल का अगर हम x लीटर निकाल लें, हम इस घोल का x लीटर निकाल लें, तो देखिए इस घोल में से अगर हम x लीटर निकालेंगे तो जो हमारा शेष घोल बचेगा उसमें सिरका और पानी का रेशियो क्या होगा, सिरका और पानी का रेशियो हमारा सेम ही रहेगा। यानी यहाँ भी जो हमारा शेष घोल बचेगा उस शेष घोल में सिरका और पानी का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा। देखिए हमारा चेंज क्या हो जाएगा, रेशियो हमारा सेम रहेगा, चेंज क्या हो जाएगा, हमारा आयतन चेंज हो जाएगा। यानी यहाँ जो घोल का आयतन होगा उसकी अपेक्षा यहाँ जो है 1 लीटर कम होगा। अब देखिए मैं क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है कि हम जितना जो है घोल निकाल रहे हैं उसके जगह हम जो है पानी ऐड करें, हम उसके जगह पानी ऐड करें, हम इसमें ऐड क्या करें, पानी ऐड करें। अब देखिए पानी ऐड करने के बाद सिरका और पानी का रेशियो क्या हो जा रहा है, सिरका और पानी का रेशियो 1:1 हो जा रहा है। अब देखिए इस शेष घोल में हम ऐड क्या करें, पानी ऐड करें। यानी शेष घोल में जितना सिरका का मात्रा होगा, पानी ऐड करने के बाद भी सिरका का मात्रा उतना ही होना चाहिए। अब देखिए शेष घोल में हमने मान लिया कि 5 यूनिट सिरका है और 3 यूनिट पानी है,
जब हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं तो 1 यूनिट हमारा सिरका हो जा रहा है और 1 यूनिट पानी हो जा रहा है। हम इसमें ऐड क्या करें, पानी ऐड करें, तो सिरका का मात्रा हमारा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 5 और 1 को बराबर करेंगे। अब देखिए इस 5 और 1 को बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस 5 में 1 से गुना और इस 1 में हम 5 से गुना कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम यहाँ 1 से गुना करेंगे तो हमें इस रेशियो में 1 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ 5 से गुना करेंगे तो हमें इस रेशियो में 5 से गुना करना पड़ेगा। देखिए इस रेशियो में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5:5 हो जाएगा। अब देखिए शेष घोल में सिरका का मात्रा क्या है, 5 यूनिट और पानी कितना है, 3 यूनिट। जब हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं तो जो हमारा एक नया घोल बन के आ रहा है उसमें सिरका कितना है, 5 यूनिट और पानी कितना है, 5 यूनिट। देखिए यहाँ भी सिरका 5 यूनिट है और यहाँ भी सिरका 5 यूनिट है। पानी कितना से बढ़ जा रहा है, पानी जो है 2 यूनिट से बढ़ जा रहा है। पानी जो है 2 यूनिट से बढ़ जा रहा है। 2 यूनिट से पानी कब बढ़ रहा है, जब हम इसमें 1 लीटर पानी ऐड करें। तो देखिए यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, इस 2 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया, इस 2 यूनिट का वैल्यू निकल के आ गया 1 लीटर। इस 2 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 1 लीटर निकल के आ गया। अब देखिए हमें 2 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से टोटल घोल का मात्रा निकाल सकते हैं। देखिए घोल में सिरका कितना है, 5 यूनिट और पानी कितना है, 5 यूनिट, यानी टोटल हमारा घोल कितना है, टोटल हमारा घोल है 10 यूनिट। टोटल जो है घोल कितना है, 10 यूनिट है। टोटल घोल कितना है, 10 यूनिट। अब देखिए इस 2 यूनिट का वैल्यू कितना है, 1 से, तो 10 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अब देखिए हमें टोटल घोल पता चल गया, टोटल घोल कितना है, 5x है। टोटल घोल कितना है, 5x है। अब देखिए अंतिम में जो हमारा टोटल घोल होगा वही क्या होगा, शुरुआत में भी होगा, यानी शुरुआत में भी घोल कितना होगा, 5x होगा। अब देखिए इस 5x में से 1 लीटर हम निकाल रहे थे, यानी हम इसका कितना भाग निकाल रहे थे, हम 5x में से x निकाल रहे थे, यानी हम इसका कितना भाग निकाल रहे थे। यहाँ से हमारा x से x कट जाएगा, यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 1/5 भाग, यानी हम कितना भाग निकाल रहे थे, उस घोल का 1/5 भाग निकाल के और उसके जगह हम पानी ऐड कर रहे थे। तो जो हमारा एक नया घोल बन के आ रहा था उसमें हमारा सिरका और पानी का रेशियो क्या हो जा रहा था, 1:1 हो जा रहा था। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1/5, यानी हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा सही आंसर क्या निकल के आ गया, ऑप्शन डी निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है तथा सी 15 दिन में कर सकता है। वे साथ मिलकर कार्य करें तो कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया, 8 दिन, दूसरा समय क्या दिया 12 दिन और तीसरा समय क्या दिया 15 दिन। तो देखिए हम सबसे पहले इन तीनों समय का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 8, 12 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 8, 12 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब देखिए हम टोटल वर्क को मान लेंगे 120 यूनिट, टोटल वर्क को हम मान लेंगे 120 यूनिट। अब देखिए इस 120 यूनिट काम को जब ए कर रहा है, जब ए कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 8 दिन का। इस 120 यूनिट काम को जब बी कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 12 दिन का। और इस 120 यूनिट काम को जब सी कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 15 दिन का। तो देखिए हम यहाँ से तीनों का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। ए जो है 8 दिन में अगर 120 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 15 यूनिट काम करेगा। बी जो है 12 दिन में अगर 120 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेगा, 10 यूनिट। सी जो है 15 दिन में अगर 120 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 8 यूनिट। अब देखिए तीनों का इफिशियंसी निकल के आ गया और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि तीनों अगर साथ में मिलके उस काम को करेंगे तो काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए तीनों अगर साथ में मिलके काम करेंगे तो ए जो है एक दिन में 15 यूनिट काम करेगा, बी एक दिन में 10 यूनिट और सी एक दिन में 8 यूनिट काम करेगा। तो तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, तीनों मिलके एक दिन में 33 यूनिट काम करेंगे। अब देखिए तीनों का इफिशियंसी क्या निकल गया, 33 यूनिट, और टोटल हमारा काम क्या है, टोटल हमारा काम है 120 यूनिट। तो देखिए 33 यूनिट इफिशियंसी के साथ 120 यूनिट काम करने में कितना समय लग जाएगा, तो हम इसे 120 में 33 से भाग देंगे। अब देखिए ये 3 से कितने बार में जाएगा, ये 3 से 40 बार में जाएगा और ये 3 से कितने बार में जाएगा, 11 बार में। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के जाएगा, 40/11 दिन। देखिए 40/11 दिन को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 3 सही 7/11 दिन लिख सकते हैं। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 3 सही 7/11 दिन निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 30 श्रमिक 20 दिनों में एक काम को समाप्त कर सकते हैं। कितने दिनों के बाद 10 श्रमिकों को काम छोड़ देना चाहिए ताकि काम 25 दिनों में पूरा हो जाए। तो देखिए हम इस क्वेश्चन में MDH फार्मूला यूज कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि 30 श्रमिक 20 दिनों में एक काम को समाप्त कर सकते हैं, 30 श्रमिक 20 दिनों में एक काम को समाप्त कर सकते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि उसी काम को 25 दिन में समाप्त करने के लिए 10 श्रमिक को कितने दिन बाद काम छोड़ देना चाहिए, 10 श्रमिक को कितने दिन बाद काम छोड़ देना चाहिए। तो देखिए पहले जो है 30 श्रमिक
हमने मान लिया कि x दिन काम कर रहे हैं, उसके बाद x दिन बाद 10 श्रमिक काम छोड़ दे रहे हैं, यानी अब जो है श्रमिक का संख्या कितना बच जाएगा 20। 10 श्रमिक काम छोड़ देंगे तो टोटल जो है श्रमिक का संख्या 30 है, तो अब श्रमिक का संख्या कितना बच जाएगा 20। अब देखिए टोटल जो है काम 25 दिन में समाप्त हो रहा है और x दिन काम हो चुका, यानी अब दिन कितना बच जाएगा 25 माइनस x। अब दिन कितना बच जाएगा 25 माइनस x। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ अगर 30 में 20 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30x, प्लस हम 20 से गुना करेंगे अगर 25 में तो ये हमारा क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। x में हम 20 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20x। अब देखिए इस 500 को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी 600 में से 500 माइनस करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। उसके बाद इस 30x में से अगर 20x माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। अब देखिए एक जीरो से हमारा एक जीरो कट जाएगा, यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ गया 10 निकल के आ गया। यानी 10 दिन बाद अगर 10 श्रमिक काम छोड़ देंगे तो काम जो है टोटल 25 दिन में समाप्त होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 10 दिन निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है नल ए और बी मिलकर किसी टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। नल बी अकेला ए की अपेक्षा 5 घंटा अधिक समय लेता है। ए अकेला टंकी को भरने में कितना समय लेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया कि ए और बी, ए प्लस बी साथ में मिलके किसी टंकी को 6 घंटा में भरते हैं। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि बी अकेला टंकी को भरने में ए की अपेक्षा 5 घंटा अधिक समय लेता है। तो हमने मान लिया कि ए जो है अकेला उस टंकी को x घंटा में भरता है। तो देखिए बी को भरने में कितना समय लग जाएगा, ए की अपेक्षा 5 घंटा ज़्यादा, यानी बी को भरने में x प्लस 5 घंटा का समय लग जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि ए को अकेला टंकी भरने में कितना समय लगेगा, यानी हमें ए का समय निकालना है और ए का समय हमने क्या मान के रखा है x, यानी हमें x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दोनों मिलके उस टंकी को 6 घंटा में भरते हैं। दोनों मिलके उस टंकी को 6 घंटा में भरते हैं। ए जो है उस टंकी को x घंटा में भर रहा है, ए जो है उस टंकी को x घंटा में भर रहा है, और बी जो है उस टंकी को x प्लस 5 घंटा में भर रहा है। बटे हमारा क्या हो जाएगा, बटे हमारा हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ से हमारा हो जाएगा 6 इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5 बटा हमारा क्या हो जाएगा 2x प्लस 5 हो जाएगा। अब देखिए हमें निकालना क्या है x का वैल्यू, और हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिया है तो हम यहाँ ऑप्शन से x का वैल्यू रख सकते हैं। अब देखिए ऑप्शन ए में हमें क्या दिया 6 घंटा, अगर हम x के जगह 6 रखेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6 प्लस 5 11, 11 में 6 से गुना करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा 66। हम यहाँ अगर x के जगह 6 रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 प्लस 5 क्या हो जाएगा 17। 66 में अगर हम 17 से भाग देंगे तो हमारा 6 निकल के नहीं आएगा, यानी x इक्वल टू हमारा 6 नहीं हो सकता है। अब देखिए x की जगह अगर हम 10 रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10 प्लस 5 क्या हो जाएगा 15। 15 में अगर हम 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 150। हम यहाँ अगर रखेंगे 10 तो ये हमारा क्या हो जाएगा 20, 20 प्लस 5 क्या हो जाएगा 25। 150 में अगर हम 25 से भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा 6 निकल के आ जाएगा, यानी 6 इक्वल टू हमारा क्या निकल के आएगा 6 निकल के आएगा, यानी x इक्वल टू हमारा क्या हो सकता है 10 घंटा। यानी ए को अकेला उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा 10 घंटा का समय लगेगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 10 घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है कोई निश्चित राशि निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष में 450 रुपये ब्याज देती है। यदि अगले 4 वर्ष के लिए मूलधन दोगुना हो जाए तो 8 वर्ष के अंत में ब्याज ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है 8 वर्ष के अंत का ब्याज निकालना है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में कहीं भी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिखा हुआ है, यानी हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है साधारण ब्याज की दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो देखिए जब ब्याज साधारण ब्याज की दर से काउंट होता है तो हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है बराबर मिलता है। अब देखिए हमें जो है राशि नहीं पता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है, हमें केवल क्या पता है समय पता है और ब्याज पता है। तो देखिए 4 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है, 4 वर्ष में 450 रुपये का ब्याज मिल रहा है। देखिए हमने मान लिया कि जो यहाँ राशि है वो P है और रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है। तो देखिए हमसे पूछ रहा है कि अगले 4 वर्ष में अगर राशि को दोगुना कर दिया जाए, यानी अब राशि अगर 2P हो जाए और रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है तो ब्याज कितना मिलेगा। देखिए जब ब्याज साधारण ब्याज की दर से काउंट होता है तो अगर हम प्रिंसिपल को दोगुना करेंगे तो हमारा ब्याज भी दोगुना प्राप्त होगा। यानी अब ब्याज कितना प्राप्त होगा, पहले जो है 450 रुपये का ब्याज प्राप्त हो रहा था, अब जो है 900 रुपये का ब्याज प्राप्त हो जाएगा। अब कितना का ब्याज प्राप्त हो जाएगा 900 रुपये का। तो देखिए टोटल जो है 8 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, टोटल जो है 8 वर्ष में 450 प्लस का 900, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा
1350 रुपया, यानी टोटल जो है 8 वर्ष के अंत में कितना ब्याज मिल जाएगा, 1350 रुपये का ब्याज मिल जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल गया, 1350 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी निश्चित राशि पर 2 वर्षों में लिया गया चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपया है और समान राशि, समान अवधि और समान ब्याज की दर पर लिया गया साधारण ब्याज 150 रुपया है। ब्याज की दर ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है। हमें टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष। हमें टाइम कितना दिया, 2 वर्ष। और हमें क्वेश्चन क्या दिया है, CI दिया हुआ है। हमें CI कितना दिया है, 153 रुपया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में SI दिया हुआ है। हमें SI कितना दिया है, 150 रुपया। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए दोनों के लिए प्रिंसिपल क्या है, बराबर है। दोनों के लिए टाइम क्या है, बराबर है। और दोनों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, बराबर है। अब देखिए जब ब्याज साधारण ब्याज के दर से काउंट होता है, जब ब्याज साधारण ब्याज के दर से काउंट होता है तो हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। अब देखिए यहाँ टाइम कितना है, 2 वर्ष का। यहाँ टाइम कितना है, 2 वर्ष का। और यहाँ टोटल जो है साधारण ब्याज कितना मिला है, 150 रुपया, यानी प्रत्येक साल ब्याज बराबर मिला होगा। अब देखिए 2 वर्ष में 150 रुपये का ब्याज मिल रहा है, यानी पहले वर्ष 75 रुपये का ब्याज मिला होगा, दूसरे वर्ष भी 75 रुपये का ब्याज मिल रहा है। अब देखिए जब चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करते हैं, जब हम चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करते हैं तो पहले वर्ष हमें केवल प्रिंसिपल का ब्याज मिलता है, दूसरे वर्ष हमें प्रिंसिपल का तो मिलता ही है, प्लस का हमें क्या मिलता है, जो पहले वर्ष ब्याज मिला होता है उस ब्याज का भी हमें ब्याज मिलता है। अब देखिए यहाँ टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला है, 153 रुपया। तो देखिए 75 + 75 हमारा कितना हो गया, 150, प्लस का हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी टोटल जो है चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 153। अब देखिए ये जो 3 रुपया मिला होगा, किसका मिला होगा, 75 का 8%, यानी जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा इस 75 का 8% 3 रुपया मिला होगा। तो देखिए ये 3 रुपया 75 का कितना प्रतिशत है, 3 रुपया 75 का कितना प्रतिशत है। देखिए 3 से 75 कितने बार में जाएगा, 25 बार में। 25 से 100 कितने बार में जाएगा, 4 बार में। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, 4%। यानी 3 रुपया 75 का कितना है, 4% है। यानी यहाँ से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल के आ गया, 4% निकल के आ गया। हमसे पूछ क्या रहा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या निकल के आ गया, 4% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है राम और बाला क्रमशः 4.5 किलोमीटर पर घंटा और 5 किलोमीटर पर घंटा की गति से एक स्थान से चलना शुरू करते हैं। अगर वे एक ही दिशा में चलते हैं तो 7 घंटे बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। हमें क्या निकालना, 7 घंटे बाद उनके बीच की दूरी निकालना है। तो देखिए दोनों का रिलेटिव स्पीड निकाल के और समय से गुना करेंगे तो उनके बीच की दूरी निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दोनों का स्पीड दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन में दिया कि दोनों जो है एक ही दिशा में चलते हैं, तो यहाँ दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, यहाँ दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का स्पीड माइनस हो जाएगा। अब देखिए हमें एक का स्पीड दिया है 5 किलोमीटर पर घंटा और दूसरे का हमें स्पीड क्या दिया, 4.5 किलोमीटर पर घंटा। तो देखिए हम यहाँ माइनस करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 0.5 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए रिलेटिव स्पीड क्या निकल के आ गया, 0.5 किलोमीटर पर घंटा। और हमें क्वेश्चन में टाइम क्या दिया हुआ है, हमें टाइम दिया हुआ है 7 घंटा। तो देखिए हम यहाँ डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड में हम समय से गुना करेंगे। रिलेटिव स्पीड कितना है, 0.5 किलोमीटर पर घंटा और समय कितना है, 7 घंटा। तो देखिए हम यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा दूरी निकल के आ जाएगा 3.5 किलोमीटर। दूरी क्या निकल के आ जाएगा, 3.5 किलोमीटर, यानी 7 घंटे बाद उन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, 3.5 किलोमीटर होगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ऊर्ध्व प्रवाह में A से B तक तथा अनुप्रवाह में B से A तक आने में एक नाव को 21 घंटे का समय लगता है। यदि दोनों स्थानों के बीच की दूरी 108 किलोमीटर तथा धारा की चाल 1.5 किलोमीटर पर घंटा हो तो नाव की चाल ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, नाव की चाल निकालना है। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है, D = T इंटू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 2x। अब देखिए D क्या होता है, दोनों स्थानों के बीच की दूरी, T क्या होता है, यात्रा का टोटल टाइम, x क्या होता है, नाव की चाल, y क्या होता है, धारा की चाल। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दोनों स्थानों के बीच की दूरी दिया हुआ है। दोनों स्थानों के बीच की दूरी हमें कितना दिया है, 108 किलोमीटर। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, टोटल हमें समय दिया है। टोटल समय कितना दिया है, 21 घंटा। हमें निकालना क्या है, नाव की चाल, यानी हमें x का वैल्यू निकालना है। और हमें क्वेश्चन में धारा की चाल क्या दिया है, 1.5 किलोमीटर पर घंटा। तो देखिए 1.5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2.25 बटा हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 × x हो जाएगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, या हम यहाँ ऑप्शन से x का वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं।
तो देखिए हम x की जगह 10.5 रख लेते हैं, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 108 इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 21 गुने, अब देखिए अगर हम x की जगह 10.5 रखेंगे तो 10.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 110.25 माइनस हमारा क्या हो जाएगा 2.25 बटे हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ x के जगह 10.5 रखेंगे और 10.5 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब देखिए 21 से हमारा 21 कट जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 108 इक्वल टू हम यहाँ अगर माइनस करेंगे 110.25 में से अगर हम माइनस करेंगे 2.25 तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा 108। अब देखिए x के जगह 10.5 रखने पे हमारा क्या हो गया, इक्वेशन जो है इक्वल हो गया। तो देखिए यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या निकल के आएगा 10.5, यानी नाव का स्पीड क्या होगा 10.5 किलोमीटर पर घंटा होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 10.5 किलोमीटर पर घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक घन का आयतन 729 सेंटीमीटर क्यूब है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में घन का आयतन दिया है और हमसे पूछ क्या रहा है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घन के आयतन का फॉर्मूला होता है ए क्यू, घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है ए क्यू, और हमसे पूछ क्या रहा है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a²। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आयतन क्या दिया है 729 सेंटीमीटर क्यूब, यानी हमें ए क्यू इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए क्यू इक्वल टू दिया हुआ है 729 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। अब देखिए 729 किसका क्यूब होता है, 9 का क्यूब, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं ए क्यू इक्वल टू 9 सेंटीमीटर का होल क्यूब, हम इसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हमारा ए क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा ए निकल के आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें ए का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से टीएसए निकाल सकते हैं, यानी टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से हमारा ए क्या है, ए जो है 9 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा हो जाएगा 6 गुने 9 का स्क्वायर। अब देखिए 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। 81 में अगर हम 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 486 हो जाएगा। यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 486 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या निकल के आ गया 486 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।